हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड साइंस का 8th चैप्टर मेटलर्जी स्टार्ट करने वाला हूँ। यह चैप्टर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अप्रॉक्स 6 मार्क्स तक आप इस चैप्टर से स्कोर कर सकते हो। बट अगर आप इसे रटने जाओगे तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। प्लस आपके पास टाइम बहुत कम है, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है, टाइम भी बहुत कम है। तो इस चैप्टर को मैं बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ और पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो गाइस, आपके चैप्टर का नाम है, 8th चैप्टर का नाम है मेटलर्जी। क्या नाम है? मेटलर्जी, METALLURGY, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो आपका नाम है उसका मतलब समझेंगे, तो आधा कॉन्सेप्ट तो उधर ही क्लियर हो जाता है हमारा। मेटलर्जी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला एक मेटल, देन लर्जी। मेटल मतलब क्या होता है? मेटल मीन्स कोई भी एलिमेंट दुनिया में 118 एलिमेंट अभी तक नोन है, तो उसमें से कोई भी एलिमेंट जो कि मेटालिक प्रॉपर्टी को शो करे उसे हम लोग मेटल करते हैं। लर्जी दैट मीन्स साइंस ऑफ मेटल्स। हम लोग अगर मेटलर्जी को डिफाइन करें इजी लैंग्वेज में तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेटलर्जी इज डिफाइंड as the science and technology that deals with extraction of metals from ores, purification of metal, and to provide safe for use। तो हम लोग मेटलर्जी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो मेटलर्जी डिफाइन एज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर्स का मतलब मैं आपको आगे के चैप्टर में बताऊंगा कि ओर्स मतलब क्या होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल एंड सेफ फॉर यूज, मतलब मेटलर्जी एक ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी ओर से। मतलब मेटल्स अगर बहुत सारे एलिमेंट है तो उसमें मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट या निकाला जा सकता है, मेटल्स को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है और मेटल को कैसे शेप दिया जा सकता है। क्योंकि हम लोग डेली यूज करते हैं तो मेटल को तो बिना प्योर किए हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अदर एलिमेंट भी मिक्स होंगे जिसकी वजह से उसकी या तो प्योरिटी कम हो जाएगी, उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगी, और अगर उसको शेप नहीं देंगे तो अपने यूज में नहीं ला सकते। जैसे कि आपके घर में फैन है तो मेटल से बना हुआ फैन, तो फैन को एक शेप दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग मेटलर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक में दिया हुआ है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसको हम लोग कंपैरिजन मेथड से पढ़ेंगे कि अगर मेटल्स का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो नॉन मेटल्स की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग को ऑटोमेटिक हम लोग को याद हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन कैसे आ सकता है? राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में आप लोग करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। देखो, हम लोग सबसे पहले मेटल्स को डिफाइन करेंगे। मेटल्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द सब्सटेंस which show the metallic property is called metals। अब मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे कि अगर कोई चीज मेटल्स है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसको हम लोग डिग्री के माध्यम से याद करेंगे, डॉक्टर की डिग्री याद कर लेंगे, उससे हम लोग ये पता रहेगा कि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है।
तो सबसे पहले हम लोग मेटल BHMS, BHMS मतलब एक डिग्री होती है जो डॉक्टर के लिए होती है, तो इसको आप याद रखो, इससे आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी याद रहेगी। बी से मेटल वो होता है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, मेटल्स वो होता है जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसके पास मेलिएबिलिटी होती है। मेलिएबिलिटी मीन्स जैसे कि कोई टीन है, उस पर अगर हम लोग हैमर से वार करें तो उसको पतरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मतलब पतरे में बनाने की कैपेसिटी, कोई भी मेटल है तो पतरे में चेंज हो जाएगा। BHMS वो सॉलिड होता है मेटल्स, और सोनैरिटी भी होती है। सोनैरिटी मतलब क्या होता है? SONARITY। सोनैरिटी दैट मीन्स उसमें से आवाज आता है, जैसे कि किसी भी स्कूल का जो बेल होता है वो किससे बना होता है? आयरन से बना होता है। जैसे ही हम लोग बेल पे हैमर करते हैं एक आवाज आती है, तो आवाज किस लिए आती है? क्योंकि उसमें सोनैरिटी की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद जी से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डी से क्या? डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? जिससे कि थिन वायर बना सकते हैं। जैसे कोई मेटल है उसको हीट करके उससे थिन वायर बनाया जा सकता है। और क्या कह सकते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस से हम लोग हार्डनेस भी बोल सकते हैं। हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं। सेम अब नॉन मेटल को इसी कंपैरिजन हम लोग याद कर लेंगे। कैसे? द सब्सटेंस विच show non-metallic property। अब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम मेटेलिक प्रॉपर्टी का अपोजिट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लेस होगा। और क्या? मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। नहीं शो करेगा। डक्टिलिटी नहीं शो करेगा। मेलिएबिलिटी मतलब अगर कोई भी नॉन मेटल है, लाइक पत्थर उठा लो, तो उस पर अगर किसी चीज से हैमर करोगे तो पत्थर में चेंज होगा क्या? नहीं, मतलब उसमें मेलिएबिलिटी नहीं रहेगा। किसी पत्थर को हीट देने के बाद उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? डक्टिलिटी नहीं। सोनैरिटी नहीं शो करेगा। सोनैरिटी मतलब नॉन मेटल्स आवाज भी नहीं करते, उसमें सोनैरिटी की एबिलिटी या प्रॉपर्टी नहीं होती है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो है मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, जिसे आपको इजीली याद कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और कभी भी नहीं भूलोगे। आई होप अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करो। दोस्तों, मेटल और नॉन मेटल से आपको कुछ इन जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल। एक्सेप्शन का मतलब होता है एक्सेप्शन एक्सेप्शन का मतलब जो कि नहीं होना चाहिए बट है। जैसे कि मेटल्स हम लोग क्या पढ़े? जितने भी मेटल्स है वो हार्ड होते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये बिल्कुल केक की तरह होते हैं, जो कि आप अपने बर्थडे में लाते हो उस केक की तरह होते हैं। इनको आसानी से चाकू से कट किया जा सकता है। ये है मेटल्स का एक एक्सेप्शन, जो कि नहीं होना चाहिए बट है। तो एक नंबर में आपको पूछ सकता है। नॉन मेटल की एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहले
हम लोग पढ़े जो नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, बट डायमंड ये बहुत ही हार्ड होता है। डायमंड क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, ज्यादातर जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं या तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, बट ब्रोमीन ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म। तो ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है। कैसे लिखोगे? मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड और गैसियस फॉर्म, बट bromine is an exception because it is found in the form of liquid. And diamond कैसा exception है? बोलोगे most of the non metals are found soft, but diamonds are exception because the diamonds is in the form of is in the hard form. ये exception हो गया। थर्ड, हम लोग क्या पढ़ते हैं? नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ग्रेफाइट ये कार्बन से बना होता है, बट ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये तीन चीजें में भी आपको एक्सेप्शन पूछ सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में कि एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल लिखो, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट मीन्स मेटल्स किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, मतलब क्या प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो आपके बुक में लिखा हुआ है एक जगह एक पॉइंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आपको पेपर में लिखने का आता है राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो सबसे पहले आप एक हेडिंग लिखोगे, all the metals are reactive. All the metals are reactive. They lost their electron. And become positively charged ion. That's why all the metal is electropositive. क्या लिखा मैंने? ऑल द मेटल्स आर रिएक्टिव, मतलब ऑल द मेटल जितने भी मेटल्स है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो रिएक्टिव होते हैं। दे लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देते हैं। एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और जैसे ही वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वैसे ही वो क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। दैट्स वाई ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप लोग कमेंट में मुझे बताओ, फटाफट वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सीखे हैं? जो पहला सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8। तो इतना हो गया 10, बचा हमारे पास कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया सोडियम, ठीक। दूसरे साइड हम लोग लेते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप लोग कमेंट में करके बताओ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन।
दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचा थर्ड सेल, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 एटॉमिक नंबर 17, तो पहले में 2 आ गया, दूसरे में 8 आ गया, 10 बचे हैं 7। तो हमको पता है तीसरे में भी 8 ही होता है, क्योंकि जितने भी मेटल्स है वो ऑक्टेट रूल को, जितने भी एलिमेंट है ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। तो इधर पे 2 2 4 2 2 4 2 6 1 7, टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल ये पूरा हो गया 17। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 है और इसमें होता कितना 8, तो इसको 7 चाहिए। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7, और इसको कितने की जरूरत है? 1। तो 1 अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस एटम का ज्यादा एनर्जी यूज होगा, बट ये आसानी से 1 डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। अब इसका एक सेल खत्म हो गया, जब 1 इलेक्ट्रॉन उसको दिया, इसका 1 सेल खत्म हो गया। अब इसके पास कैसा है? 2 और 8 कंप्लीट सेल, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब इसके पास 1 आ गया, तो इसके भी जो आउटर मोस्ट सेल है कितना? 8। अब ये भी स्टेबल हो गया, तो दोनों मिल गए आपस में, दोनों क्या हो गए? मिल गए। मिलने के बाद क्या बना लिए? NaCl, ये कंपाउंड बन गया आपका NaCl। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए हमेशा हम लोग सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, इसलिए हम लोग मेटल्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इसने 1 लिया, इसलिए क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं? Cl माइनस, 1 माइनस। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसने 1 दिया इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी समझने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको जब 11th-12th में जाओगे तब भी आपको काम आएगा। तो ये कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये आपको समझने के लिए बहुत अच्छा। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे किसके किसके साथ वो रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। अब देखते हैं किस तरह मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। तो सोडियम ले लो, सोडियम एक मेटल है, प्लस ऑक्सीजन O2, इसका भी 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या देता है हमको? 2N, इधर 4 मोल्स ऑफ ले लेते हैं, 4 मोल्स। सोडियम का 4 मोल प्लस ऑक्सीजन का 2 मोल क्या बनता है? में सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें अब अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लिखने को आया तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। उसके बाद ये आपको और ये लिख देना है, केमिकल रिएक्शन लिख देना है, और लिखना है व्हेन metal react with oxygen, it gives ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइड, ये लिख दो। इसमें आपका 1 नंबर कंफर्म है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ, कि अगर कोई मेटल्स है उसका वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है। रब कर दो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब वाटर के लिए क्या करेंगे हम लोग? कोई भी वाटर ले लेंगे, एक मेटल लेते हैं, क्या? सोडियम लेते हैं, सोडियम ले लिए, प्लस उसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? पानी के साथ। अब ये क्या बनाएगा? 2NaOH, 2NaOH। वाटर के साथ कोई भी मेटल बनाता है तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? वाटर लिखेंगे। when any metals react with water it form हाइड्रो ऑक्साइड। इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी मेटल है वो मेटल का नाम लिखो और OH लगा दो, हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस H2O को रिलीज करता है और इसके साथ में हीट भी रिलीज होता है। तो लिखोगे when metals react with water it liberate या it release हाइड्रोजन प्लस हीट। इसके लिए आपको ये बाकी का ये फॉर्मूला लिखना है। आपको ये सब सॉलिड लिखने की जरूरत नहीं है, इधर लिक्विड लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब वाटर के साथ सोडियम का और पोटेशियम का रिएक्शन बहुत तेजी से होता है।
वाटर का रिएक्शन सोडियम के साथ और पोटेशियम के साथ बहुत फास्ट होता है, कैल्शियम के साथ न्यूट्रल मतलब मॉडरेट होता है, और एल्युमिनियम के साथ ऐसा रहता है कि वाटर या तो कोल्ड हो या तो हॉट हो, दोनों के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर है तो कोई भी मेटल लाओगे तो रिएक्ट नहीं करेगा एल्युमिनियम। बट अगर वाटर का स्टीम है मतलब जो वेपर निकलता है उसके साथ एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाएंगे तो इजीली हो जाएगा। तो इसके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विथ वाटर। तो मेटल का वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, लिखेंगे व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रो ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन प्लस हीट। पोटेशियम and sodium react very fast, but calcium react with water मॉडरेटली, दैट मीन्स मीडियम। कैल्शियम का रिएक्शन अगर किसी वाटर के साथ हम लोग कराते हैं तो मॉडरेट रिएक्शन होता है, हीट भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, बट ये रिएक्शन स्लो होता है। वहीं पर अगर एल्युमिनियम ले लेते हैं तो एल्युमिनियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ नहीं होगा, बट स्टीम के साथ उसके साथ होगा। अगर आपको चाहिए तो रिएक्शन लिख सकते हैं। एल्युमिनियम के साथ हम लोग कैसे रिएक्शन दिखा सकते हैं, एल्युमिनियम प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम भी ले लेते हैं, यहाँ इसको 3 कर लेते हैं। अभी क्या हम लोग को मिलेगा Al2O3, ये हम लोग को मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन लिख दो। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज बोल रहा है तो विथ वाटर को तो आपको ये तीनों दिखाना पड़ेगा। सोडियम के साथ ऐसे होता है, फिर आपको लिखना पड़ेगा एक हेडिंग पोटेशियम के साथ और सोडियम के साथ वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, और कैल्शियम के साथ मॉडरेट होती है। चाहिए तो कैल्शियम के साथ लिख दो एक रिएक्शन यहाँ लिखना हो तो, और एल्युमिनियम के साथ कोल्ड या हॉट वाटर से नहीं होती है। आई होप आपको इतना ही समझा होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं मेटल का रिएक्शन विथ एसिड। मेटल का रिएक्शन विथ एसिड। कोई भी मेटल्स या सैंपल ऑफ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक is treated with dilute sulfuric acid and HCl or HCl. It gives sulfates और salt या फिर क्लोराइड सॉल्ट। मतलब जब कोई भी मेटल्स रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या HCl के साथ, तो या तो वो सल्फेट देता है या तो फिर क्लोराइड सॉल्ट देता है, क्लोराइड सॉल्ट। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस Cl2 gives मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज मैग्नीशियम सॉल्ट। अब जितने भी चीजें जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक लिखा है तो इसकी एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं मैग्नीशियम लिख दिया, यहाँ पर एल्यूमिनियम लिख दिया, यहाँ पर जिंक लिख दिया और यहाँ पर फेरस लिख दिया। फेरस मतलब आयरन। तो अगर कोई भी मेटल्स है इसमें से मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम, जिंक हो या फेरस हो, ये एसिड के साथ मैग्नीशियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, उससे कम एल्यूमिनियम होता है, उससे कम जिंक और उस जिंक से भी कम फेरस। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब जैसे एसिड मिलेगा मैग्नीशियम तेजी से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा मैग्नीशियम से थोड़ा कम, जिंक एल्यूमिनियम से थोड़ा कम, फेरस सबसे कम। मतलब एसिड के साथ ये लेस रिएक्टिव है।
अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। मेटल का रिएक्शन किसके साथ देखेंगे? नाइट्रिक एसिड के साथ। आई होप ये आपको आसानी से और इजी वे में समझा होगा। नाइट्रिक एसिड, तो इसमें क्या बोलते हैं? when metals react with nitric acid, it gives nitrate salt। टेम्परल प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इट गिव्स नाइट्रेट सॉल्ट। जैसे कि कॉपर लेंगे, एक कॉपर हो गया प्लस 4 मोल्स ऑफ HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और हम लोग को क्या देगा? Cu प्लस NO3, इधर 2 लिख दो, प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, और ये रिएक्शन लिख दो। मेटल जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करता है? नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म करता है। नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म करता है और NO2 रिलीज होता है और HCl भी रिलीज होता है। तो आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल समझ में आ गया होगा। तो ये जितने भी चारों मैंने पढ़ाया, चारों पांचों आपको इजी वे में अच्छे से पेपर में लिख के आना है विथ एग्जाम्पल, तो आपको 5 नंबर इस पे कंफर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में दिया है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्या? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो आप इसको इजी वे में कैसे लिख सकते हो? द arrangement of metals according to increasing or decreasing order of reactivity is called reactivity series of metals। The arrangement of metals according to the increasing or decreasing order of reactivity is called reactivity series of metals। मतलब कौन सा मेटल किसी सब्सटेंस या किसी केमिकल के साथ कितनी फास्ट या कितनी तेजी से रिएक्ट करता है, इसके ऑर्डर पे जो अरेंजमेंट मेटल्स का किया गया है, इसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। मतलब कि जैसे सबसे फास्ट, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से अरेंजमेंट जो मेटल्स का किया हुआ है उसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कर सकते हैं। और इसको इट इज क्लासिफाई इनटू 3 स्टेप। That is first highly reactive, second moderate, third less reactive। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाईली रिएक्टिव जो कि वो मेटल जो कि बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, मॉडरेट मतलब जो मीडियम है, लेस जो कि बहुत लेस रिएक्टिव है। आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा या फिर उस पर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको इस जितना भी वीडियो मैंने पढ़ा है इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करो नोट्स करके, मैं उसका नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ अभी मेरे वीडियो की थोड़ी क्वालिटी ख़राब है बट मैं इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। बट आपके मोटिवेशन, मेरे मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।